Hello everyone, welcome to lecture number 19 of our CSAT mathematics series. In today's lecture we are going to talk about a very important topic from the exam perspective which is data interpretation. So data जो है अगर आपको अलग अलग फॉर्म्स में दिया हुआ है जैसे कि टेबल्स के फॉर्म में, लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा अगर आपको प्रेजेंटेड हैं और आपसे पूछा जाता है कि यूजिंग दिस डेटा एक्सप्लेन दिस, सो वी विल टैकल विद क्वेश्चंस लाइक दिस इन टुडेज लेक्चर. सो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या इन्वॉल्व हैं, बार ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, वी विल टेक अ लुक एट दैट and let's get into the lecture without spending any more time here and there. Okay, so we will jump on to the question के बीच में जो भी concept needed I'll keep explaining them while doing the questions. Okay, so generally data interpretation के जो questions होते हैं उनका pattern क्या होता है कि आपको कुछ information दी हुई है, आपको कोई graph या कोई table या फिर कोई pie chart ये सब पहले ही दिया होगा और generally क्या होता है उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस आपसे एक दो तीन यूजुअली 2 या 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ यूजुअली अ गुड आइडिया कि जो भी आप डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें और एक बार ही तीनों क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो भी साथ में आपसे पूछे गए हैं एक बार उनको सबको पढ़ लें. ठीक है, ताकि जो भी नीडेड है इन ऑर्डर टू रीड द डेटा में पढ़ने के लिए जो भी होगा वो आप एक साथ पढ़ लोगे. ठीक है, सो दिस इज अ जनरल रिकमेंडेशन, सो टू रीड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर डायग्राम दैट इज गिवन टू यू. ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CSAT 2018. सो 2018 में अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. सो काफ़ी डोमिनेटेड था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसके बाद इस तरीके का फॉर्मेट देखा नहीं गया है कि एक ही साल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट दिस इज़ UPSC डूइंग अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स इज़ what you can expect, so please prepare this topic very carefully. So इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले let's read it once. The following 3 items with 3 items माने 3 questions थे, 3 questions हैं हमारे पास इसी पे based, are based on the graph given below. ये ग्राफ जो है ये हमें दिया हुआ है which shows imports of 3 different type of steel. So 3 different type of steel है, उसका import है, उसके बारे में ये information दी हुई है over a period of 6 months of a year. So एक साल के 6 महीने में 3 different variety of steel जो है उसको हमने import किया है, उसके बारे में information दी हुई है. Study the graph and answer the 3 items. इस ग्राफ को पढ़िए और आंसर दीजिए. The figure in the bracket indicate the average cost per ton over 6 month period. So ये जो फिगर जो दिया हुआ है ये ब्रैकेट में जो है this is the average cost per ton. 1 टन स्टील को खरीदने की एवरेज जो इनकी कॉस्ट होगी वो दी हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months. ठीक है, सो बिफोर आई रीड द क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू डिविएट अ लिटिल बिट एंड टॉक अबाउट दिस ग्राफ. ये जो ग्राफ है जिस तरीके से आपको दिया हुआ है इसको बोलते हैं बार ग्राफ. ठीक है, सो बार ग्राफ में यूजुअली सबसे पहले कोई भी ग्राफ आपको पढ़ना है तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो एक्स एक्सिस है, सो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, सो आपको एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है ये आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है. जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, मंथ्स दिए हुए हैं. यहाँ पे क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. सो 6 महीने जो है वो मुझे दिए हुए हैं. और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, यूजुअली जो भी दिया हुआ होता है वो यहाँ पे लिखा होता है वर्ड्स में. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ टन इम्पोर्टेड. सो 20,000, दिस इज 22,000 ऑफ टन इम्पोर्टेड, दिस इज 26, 28, 30, इस तरीके से. तो ये जो ग्राफ है इसको हम लोग बार ग्राफ बोल रहे हैं. बार ग्राफ क्यों, क्योंकि बार ग्राफ में क्या होता है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना. सो यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज क्या हो गई कि फॉर डिफरेंट मंथ्स हाउ मच हैव आई इम्पोर्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील. सो ये जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो भी ब्लैंक
आपका बार होगा, जो ब्लैंक बार है, दैट मीन्स कॉइल स्टील। जो भी इस तरीके का बार है आपका, दैट मीन्स शीट स्टील। सो ये जो है शीट स्टील की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कॉइल स्टील की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये स्क्रैप स्टील की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सो ये वाला जो बार है ये आपको स्क्रैप स्टील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये ग्राफ अगर आप स्टडी करोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि मान लो मार्च के बारे में हम बात करें तो मार्च के महीने में कॉइल स्टील जो है उसका इंपोर्ट कितना हुआ है, इतना हुआ है। ये जो बार है, ये जितनी बार की लेंथ है उतना इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। सो ये बार जब मैं देख रही हूँ तो ये बार मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो दैट इज नथिंग बट अराउंड 33,000 ऑफ टन मैंने कितना कॉइल जो मेरा स्टील है वो मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है। सिमिलरली मान लो अगर मैं जून के बारे में देखती हूँ, जून में मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो स्क्रैप स्टील है ये मैंने कितना इंपोर्ट किया, तो जून के लिए स्क्रैप स्टील ये वाला बार है। अब ये वाला बार की हाइट कितनी है वो मुझे पता चलेगा वाई एक्सिस पे चेक करके। तो जब मैंने वाई एक्सिस पे चेक किया तो मैंने देखा दिस इज नथिंग बट 32, तो 32,000 ऑफ टन आई हैव इम्पोर्टेड, ठीक है। सो जब आपके पास डिफरेंट बार्स दिए हुए हैं फॉर लेट्स से डिफरेंट कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज हो गई हमारी, एक तो मंथ्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, ठीक है, उनके लिए जब वाई एक्सिस पे चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे 1000 ऑफ टन इंपोर्ट्स कितना हुआ है वो बताया है। इस तरीके के ग्राफ को हम बार ग्राफ बोलते हैं। इसको स्टडी करना बहुत इजी है, बस आप ये देखो कि एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे मंथ्स हैं और हर एक मंथ के लिए ये 3 टाइप ऑफ जो स्टील्स हैं उनके लिए नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जनरली आपको हर एक बार ग्राफ को स्टडी करना है, ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव कवर्ड कि बेसिकली बेसिक तरीके से आपको जो ग्राफ है कैसे स्टडी करना है, नाउ लेट अस जंप ऑन टू द क्वेश्चन, ओके। कमिंग बैक, चलो तो ये क्या दिया हुआ है, तीन टाइप के स्टील्स हैं, उनका 6 महीने में कितना कितना अमाउंट हमने इंपोर्ट किया है वो बताया हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है ये उनकी एवरेज कॉस्ट है पर टन, 1 टन की कॉस्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच did the import of sheet steel exceed the import of coil steel in the first 3 months of the year, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एक तो शीट स्टील है, शीट स्टील, एक हो गया शीट स्टील, एक हो गया क्या, कॉइल स्टील। कॉइल स्टील इन्होंने क्या बोला, बाय हाउ मच डिड इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील, शीट स्टील का इंपोर्ट कितना ज़्यादा था कॉइल स्टील के इंपोर्ट से इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। पहले 3 मंथ क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन्होंने क्या बोला कि शीट स्टील को मैंने कितना इंपोर्ट किया, हाउ मच माई इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील एक्सीडेड दैन द कॉइल स्टील इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। व्हाट डू आई वांट कि इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील, इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील, शीट स्टील कितना ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था के लिए मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, माइनस इंपोर्ट ऑफ कॉइल स्टील, राइट। और ये चीज़ मुझे किसके लिए निकालनी है, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। पहले 3 महीने, जनवरी से लेके अगर मैं मार्च तक की बात करूं, पहले 3 महीनों में जो शीट स्टील का इंपोर्ट है वो कितना ज़्यादा था देन इंपोर्ट ऑफ कॉइल स्टील। सो वी वांट टू नो दैट डिफरेंस, ठीक है। तो अब मेरे को बहुत ही क्लियर हो गया कि मुझे इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील निकालना है इन द फर्स्ट 3 मंथ्स और फिर सब्ट्रैक्ट करना है इंपोर्ट ऑफ कॉइल स्टील से, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, शीट स्टील के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये बताओ शीट स्टील वाला कौन सा है, शीट स्टील वाला ये पैटर्न होगा, ये पैटर्न कौन सा है, वर्टिकल लाइंस। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, ये वाला बार चाहिए एक, ये फरवरी के लिए बार और ये मार्च के लिए बार। ये तीनों बार्स की जो लेंथ है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इंपोर्ट कितना हुआ है शीट स्टील का पहले 3 महीने में, ठीक है। तो निकालते हैं फिर। तो ये कितना है, ये जो बार था इसकी मैंने हाइट देखी 40, ये जो बार था इसकी मैंने हाइट देखी, इसकी हाइट 36 और 38 के बीच में है, सो दैट इज़ 37। और ये जो बार है इसकी मैंने हाइट देखी तो ये मुझे 36 के बराबर आ गई, ठीक है। सो ये जो इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील है ये कितना हो गया मेरे पास, 40 प्लस दिस वाज 37
प्लस व्हाट, दिस वाज 36, तो ये तो हो गया शीट स्टील। शीट स्टील के पहले 3 महीने का इंपोर्ट। अब मुझे क्या निकालना है, इंपोर्ट ऑफ कॉइल स्टील। कॉइल स्टील का सिंबल कौन सा है, ये प्लेन, दिस इज ब्लैंक। सो कॉइल स्टील जो है मेरे पास कौन से बार्स हैं जिनकी मुझे लेंथ निकालनी है। सो कॉइल स्टील एक तो ये हो गया जनवरी के लिए, राइट, एक ये हो गया फरवरी के लिए, और ये एक हो गया मार्च के लिए, ठीक है। सो मैं इनकी वैल्यू देखूं तो 1 इज 30 जनवरी के लिए, दिस इज 31, दिस इज बिटवीन 30 and 32, so this is 31 plus, and this is nothing but, this is also between this is between 34 and 32, so this is 33. so ये हो गया कॉइल स्टील का इंपोर्ट, ये शीट स्टील का, कॉइल स्टील का पहले 3 महीने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली बस ये जो 2 नंबर्स हैं इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो, तो अब मेरे पास क्या हो गया, अब मुझे जो है अब मैं क्या करती हूँ, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मैं 40 में से 30 अगर मेरे को ये माइनस ये करना है, सो 40 माइनस 30 इज़ नथिंग बट मेरे पास क्या आ गया 10। 37 में से 31 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 6 प्लस 36 माइनस 33 इज़ व्हाट 3। तो इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा ये डिफरेंस आ जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट 19, ठीक है। सो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया 19। तो देयर वाज नथिंग टेक्निकल, नो फॉर्मूला दैट यू हैड टू यूज़। शीट स्टील का इंपोर्ट पहले 3 महीने में कितना ज़्यादा था कॉइल स्टील के इंपोर्ट से, तो दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाली और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दैट इज़ हाउ आई फाउंड द आंसर, ठीक है। सो मोस्ट क्वेश्चंस में यही होगा कि क्वेश्चन उतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, बट आपको ये ग्राफ स्टडी करके ये वैल्यूज़ करेक्टली बतानी है। अब हमसे अगर गड़बड़ हो जाती कि दिस इज़ 37 40, अगर आप बहुत ही रफ तरीके के डायग्राम्स बनाओगे तो यू आर लाइकली टू मेक सच मिस्टेक्स, राइट। सो प्लीज़ लाइक राइट इट प्रॉपरली कि व्हाट इज़ द वैल्यू इन द ग्राफ को स्टडी करने के लिए पहले ये सब चीज़ें स्टडी करो कि कौन सा किसका रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट इज़ एक्स में क्या क्या कैटेगरीज हैं, और ये जो नंबर्स हैं वाई एक्सिस पे इनकी यूनिट क्या है और ये नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ आवर बार ग्राफ, ठीक है। सो वी हैव 2 more questions related to this diagram only, so let's move on to that, ठीक है। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। लेट्स मूव ऑन, ओके। सेम ग्राफ, एवरीथिंग इज सेम। अब हम डायरेक्टली बस क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने पूरा पढ़ तो लिया ही है, ठीक है। What was the approximate total value of sheet steel imported over the 6 months? तो पहली बात तो शीट स्टील के बारे में बात हो रही है, शीट स्टील, और बात हो रही है 6 महीने के बारे में, 6 months के बारे में। 6 महीने में जितना हमने शीट स्टील इंपोर्ट किया है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मूल्य इन टर्म्स ऑफ मनी, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे कोई बता दे कि मैंने टोटल कितना शीट स्टील इंपोर्ट किया और मुझे हर एक शीट स्टील, सो दिस इज़ द डॉलर वैल्यू पर टन, 1 टन। सो मान लो 100 टन मैंने इंपोर्ट किया और 1 टन की वैल्यू कितनी है $256। सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय दैट एंड फाइंड व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। सो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैंने कितना शीट स्टील जो है इंपोर्ट किया, ठीक है। अब मेरे शीट स्टील वाला डायग्राम कौन सा है, ये जो वर्टिकल बार्स हैं। सो दिस and this. I basically have to find what is the sum of the total imports that I have done, ठीक है। सो ये जनवरी के लिए क्या हो गया मेरे पास 40, राइट। ये क्या हो गया मेरे पास 37, राइट। ये क्या हो गया मेरे पास, दिस इज़ नथिंग बट 36, राइट। दिस इज़ अगेन 36। तो 4 महीने के लिए हो गया मेरा 5वां महीना, ये जो है दिस इज़ नथिंग बट 34, right, and again this is also 34। ये दोनों बार सेम थे, ये दोनों बार सेम थे, ये 37 था, ये 40 था। सो दिस इज नथिंग बट 34, ठीक है। सो टोटल मैंने कितना शीट स्टील इंपोर्ट किया वो मेरा इसको सम करके आ जाएगा, ठीक है। सो अब मेरा सम किया मैंने तो क्या हो गया, दिस इज 34 and 36। 34 and 36 कितना हुआ 60 and 70, इन दोनों को ऐड करके 70 आया।
इन दोनों को ऐड करके 70 आया, तो ये दोनों तो 70 हो गए, ठीक है। और ये कितना आया 77, so 70 plus 7, right, 70 plus 7, so 3 times 70 210 and plus 7, so total मेरे पास कितना हो गया 217 tons, 217 tons of शीट स्टील आई हैव इम्पोर्टेड, दिस इज 217। अब हर एक टन की वैल्यू कितनी है $256, $256, एंड दिस इज नॉट 217 टन, दिस इज 217,000 टन, ठीक है, 1000 टन, 1000 टन, ठीक है, दिस इज 217,000 टन, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू अगर निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, राइट। चलो, तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, ओके, सो आई कैन इरेज दैट, okay, so I have to multiply 217 by 256, 217 into 256, तो मतलब आप ऐसे डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट जनरली व्हाट कैन हैपन इज आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्रेक डाउन कर सकते हो ताकि मल्टीप्लाई ईजी हो, राइट। सो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 250 plus 6 लिख सकती हूँ, राइट, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 200 plus 17 लिख सकती हूँ। सो दिस इज़ यूजुअली हाउ आई डू, इफ़ यू हैव अ फास्टर मेथड ऑफ डूइंग इट यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, इस 250 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगी और फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगी, सो दिस इज़ नथिंग बट 50,000, राइट, 50, या, सो दिस इज़ 500 and 50,000, 50,000 प्लस दिस वॉज माई फर्स्ट थिंग, देन वॉट वॉज दिस, अब मुझे ओके, अब मुझे 250 और 17 को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज़ 250 एंड 7 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज़ व्हाट 0 एंड 5 3 14 15 16 17, सो दैट इज़ नथिंग बट 1750, राइट। सो 2500 plus 1750, right. So if I do that, what is this, 3 no, this is 0 5 2 4, so this is something 4250, I think I hope I have not made any mistake here. So I have multiplied this with this and this with this, right, and then I just have to multiply 217 into 6. तो अब मुझे ज़्यादा और डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपने ऑप्शंस देखूँ 50,000 प्लस 4,250 तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सो ये तो मेरा आंसर नहीं है क्योंकि इससे बड़ा आंसर है, ये भी मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हूँ, राइट। और जब मैं 256 को अगर 6 को 217 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मुझे उतना बड़ा नंबर नहीं मिलने वाला, विच इज़ क्लोज टू 65,000, सो माई आंसर इज़ गोइंग टू बी दिस वन, राइट। सो इस तरीके से अगर आप कर रहे हो और आपके जो ऑप्शंस हैं उसके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, सो यू डोंट इवन नीड टू एक्चुअली गो इनटू द निटी-ग्रिटी, इफ एज लॉन्ग एज यू आर अप्रॉक्सीमेटली ओके लुकिंग एट द योर मल्टीप्लिकेशन, यू आर फाइन। सो वी कैन सिंपली लुक कि 50,000 पे पहुंच चुके हैं, 4,000 पे पहुंच चुके हैं, एंड देन अगर 200 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 आराम से और आ जाएगा, सो वी विल बी क्लोज टू दिस नंबर, ठीक है। सो 55,550, और यहाँ पे हमें व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू इन डॉलर्स, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो है हमारे पास 1000 टन था, ठीक है। सो एक्चुअली देर इज़ सम, दिस शुड बी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, राइट, क्योंकि ये टन की वैल्यू आई है, अगर 217 टन होता उसकी वैल्यू होती, बट दिस इज़ 217,000 टन, सो यहाँ पे स्लाइट मिस्टेक है, सो दिस विल बी द आंसर एंड दिस विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, ओके। सो इसको एक्चुअली में करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर लो ताकि मेजर मल्टीप्लिकेशंस आपको करने आते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड वी हैव गॉट वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर
कि आप अपने ऑप्शंस को देखो, इफ़ दे आर वेरी वाइड यू कैन सी द डिफरेंसेस, इनके बीच में देयर वाज ह्यूज डिफरेंस, सो यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली स्पेंड योर टाइम इन मल्टीप्लाइंग एवरी सिंगल बिट, ठीक है. मेजर अप्रॉक्सीमेशंस आप कर सकते हो, बट ओनली व्हेन योर ऑप्शंस आर वेरी फार अवे. इफ दे वुड हैव बीन लाइक दिस 56,650 या 57 something, in that case you would not have been able to do that because there are chances that we might do it wrong, ठीक है. So please keep that in mind. All right, yeah. So I hope this is clear. So हमें शीट स्टील का 6 महीने का कितना टोटल वैल्यू हमने इंपोर्ट किया वो निकालना था. तो दिस इज इन thousands of dollars because this is thousands of tons, ठीक है. So slight mistake here. Okay, I hope this is clear. Let's move on to another part of the same question. Okay, so everything is same. अब question क्या पूछा है? Okay, so what is the question? The question is, what was the approximate ratio of sheet steel and scrap steel imports in the first 3 months of the year? So sheet steel, okay, and scrap steel. What is the ratio of the imports that have happened for these two in the first 3 months? So basically what do I have to find? Sheet steel in 3 months divided by scrap steel in the first 3 months. इन दोनों नंबर्स को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मेरा रेशियो आ जाएगा, राइट. सो अब मैं शीट स्टील निकाल लेती हूँ पहले 3 महीने के लिए. आई थिंक मैंने शीट स्टील ऑलरेडी निकाला हुआ है. सो हमें यहाँ पे शीट स्टील फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था. सो दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग इट्स अ गुड आइडिया टू रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि जो एक क्वेश्चन में हो रहा है यूज़ वो शायद दूसरे में यूज़ हो रहा हो, ठीक है. सो ताकि आपको टाइम क्विकली आप सेव कर सको. सो यहाँ पे मैंने शीट स्टील के पहले 3 मंथ्स का इंपोर्ट कितना था वो निकाला हुआ था. सो दैट वाज 40 + 37 + 36, ठीक है. सो दिस इज़ नथिंग बट if I just do that, so this is 40 + 37 + 36 divided by what is my import of scrap steel. Scrap steel का symbol क्या है? This is my symbol for scrap steel. अब scrap steel जो है पहले 3 महीने के लिए बताना है. So this is 1, this is 2 and this is 3. इसकी वैल्यू कितनी हो गई 32, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 34 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई फिर से 32. So 32 + 32 + 34. सो 32 + 32 + 34. अब ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको ऐड करो और इनका रेशियो निकालो. दैट्स ऑल दैट वी हैव टू डू. ओके, सो या लेट्स डू दैट. ओके, सो 40 या दिस इज नथिंग बट 40 + 60 73. सो दिस इज नथिंग बट 113, राइट. सो या दिस इज 113 एंड डिवाइडेड बाय 30 30 30 90 and 8 98. So 113 divided by 98, ठीक है. So 113 को मैं अगर 98 से डिवाइड करूँ, so 1:1 तो नहीं है, ठीक है. अब मैंने क्या देखा 98 से जब मैंने डिवाइड किया so मेरे पास क्या आया 1 point. So this is 13 and 2 15. So 150. So again I will do 1.1. So मेरे पास कितना आया 52. So this will be close to some I think 5 or something. So ये वाला जो नंबर है approximately इतना आएगा. So अब ये 1.4 के तो close है नहीं. So this will be nothing but 1.15 divided by 1, ठीक है. So मेरा रेशियो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, ना ये है ना ये है, तो मेरा क्लोजेस्ट रेशियो क्या होने वाला है 1.221. So please look at the option so that you don't have to spend more time into calculations, ठीक है. So this is my answer because this number is closest to that, ठीक है. So 1.1 आते ही हमें समझ में आ गया था कि हम 1.4 तक नहीं पहुंच सकते, 1.6 तक भी नहीं पहुंच सकते और हम 1 से तो ऊपर ही हैं, ठीक है. So that is how we've done B as my answer, ठीक है. So क्या किया हमने, एक बार ग्राफ था उस पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस थे, ठीक है. सो
कोई देर इज नो रॉकेट साइंस हियर, जस्ट रीडिंग द ग्राफ्स प्रॉपरली, राइटिंग द नंबर्स प्रॉपरली, दैट दिस इज 37, दिस इज 36. अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हो जाएगा तो हो सकता है कि 15 आंसर आने लग जाए आपका, ठीक है. सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट एंड प्लीज रिमेंबर टू डू अप्रॉक्सीमेशंस वेर एवर नीडेड, बिकॉज दैट माइट सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. अगर मैं इसको बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से अगर मल्टीप्लाई करती तो मेरा काफ़ी टाइम जा सकता था, ठीक है. एंड सिमिलरली हियर, ठीक है. So this was a set of 3 questions that was asked in 2018. Let's move on to another question now. Okay. So again this was asked in CSAT 2018. ठीक है. This is a graph which is saying which one of the following statement is given is not correct with reference to the graph given above. So ये जो मुझे ग्राफ दिया हुआ है इसके बेसिस पे ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सी सही नहीं है, ठीक है. सो मेरे को ये जो ग्राफ दिया हुआ है, बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस ग्राफ, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड लाइन ग्राफ, ठीक है. सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहले मुझे क्या देखना है, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर. सो ये मेरे को अलग अलग मंथ्स दिए हुए हैं. और मेरे को वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है वो भी देखना है. मेरे को वाई एक्सिस पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ वर्क, कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्क डन, ठीक है. परसेंटेज ऑफ वर्क दिया हुआ है. एक्स एक्सिस पे मेरे पास मंथ्स हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मेरे पास है परसेंटेज ऑफ मंथ्स, ठीक है. अब कोई भी लाइन ग्राफ है उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, उनके बीच में जो भी वेरिएबल आप पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअल प्रोग्रेस. सो कोई काम है जो हमें करना है उसकी एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है. अब लाइन ग्राफ में क्या होता है, यू हैव अ लाइन विच इज़ ड्रॉन इन अ सर्टेन वे. अब ये जो ग्राफ है इसको स्टडी कैसे करना है, ठीक है. सो मैं अगर 1 अप्रैल पे देखूँ, 1 अप्रैल मेरा महीना कौन सा है, 1 अप्रैल. मेरा परसेंटेज ऑफ वर्क डन कितना है यहाँ पे, 0. सो 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल वहाँ पे मैंने कितना परसेंट काम कर लिया, 0%. अब मैं अगर बोलूँ कि 1 मई को मैंने कितना काम किया, तो आप क्या करोगे, मई देखोगे और फिर मई में ये वाला जो ग्राफ है, यही लाइन है जिसको मैं स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है. सो मई 1 मई को जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि ये जो है ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया. फिर क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो कि ये कितना है, मान लो ये 10% होता तो 1 मई जो है वहाँ पे आपने 10% काम फिनिश किया. फिर जो है आप और आगे गए, ठीक है. लेट्स से 1 जून में हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमारा लाइन आया. फिर हमने क्या किया, देखा वाई एक्सिस पे कि कितना परसेंट काम हो गया. सो दिस इज लेस देन 25, लेट्स से दिस इज 22%. सो यहाँ पे क्या हो गया, 22% काम किया ऑन 1 जून, ठीक है. इस तरीके से आपको ये ग्राफ पढ़ना है, ठीक है. जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि दिस इज 1 अगस्त, दिस इज 1 सितंबर. सो बीच में मान लो 15 अगस्त की बात है. 15 अगस्त में अगर मैं देखूं, 15 अगस्त में क्या है, ये जो है यहाँ पे आ गया. अब इसको पढ़ने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे दिस इज 100%. सो फॉर 15 अगस्त को 100% जो है एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज 100%. इस तरीके से आपको पढ़ना है कि जो भी एक्स एक्सिस में है उसको लाइन के साथ इंटरसेक्ट करो और फिर देखो वाई एक्सिस पे क्या नंबर है, वो आपको बताएगा परसेंट ऑफ वर्क कितना हुआ है, ठीक है. दिस इज लाइन ग्राफ. सेम तरीके से ये एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस वाली चीज़ को स्टडी करना है. सेम तरीके से कोई भी लाइन ग्राफ, कोई भी टाइप का लाइन ग्राफ दिया हो वो आपको पढ़ना है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखो 1 जून को एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस कितनी थी, 1 जून को एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस कितनी थी, तो 1 जून को मैं गई, ऊपर गई, फिर मैंने यहाँ पे देखा 1 जून को हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 50% काम को फिनिश कर लेंगे, बट हमारा एक्चुअल काम कितना हुआ था, दिस वॉज अराउंड दिस नंबर विच इज़ लेट्स से 22%, ठीक है. सो हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस वॉज लेस दैन माई एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस ऑन 1 जून. इस तरीके से आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है, ठीक है. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन. ऑलराइट, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि लाइन ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करना है, नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. So which one of the following statement is not correct with reference to the graph given above? So 4 statements दिए हुए हैं. इस ग्राफ को पढ़िए और समझिए और बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है.
सो हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर वेदर इट इज़ राइट और नॉट उसके हिसाब से जज करेंगे. सो पहली स्टेटमेंट है ऑन 1 जून को, 1 जून इज दिस, ऑन 1 जून the actual progress of work was less than the expected progress. So actual progress is less than the expected progress. तो हम देखते हैं 1 जून को क्या सिचुएशन है. 1 जून को एक्चुअल प्रोग्रेस कितनी है? 1 जून को हमने देखा एक्चुअल प्रोग्रेस इतनी है, क्योंकि हम क्या गए, ये जो बोल्ड लाइन है दिस इज एक्चुअल प्रोग्रेस, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस. सो 1 जून को एक्चुअल प्रोग्रेस वाज समथिंग लाइक दिस. So let's say this is, मान लेते हैं this is 22%. Okay, so this is my actual progress. What is my expected progress? On 1 June my expected progress is, on 1 June my expected progress is 50%. So मेरी expected progress is greater than my actual progress, right? So on 1 June actual progress of work was less than expected. So ये तो सही statement है because this is 22%, this is 50%, right? So this statement is right. So ये तो statement right हो गई. चलो ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क. व्हाट इज द सेकेंड स्टेटमेंट सेज, ओके, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त. सो इन्होंने क्या बोला है कि द रेट ऑफ प्रोग्रेस, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस of work was the greatest during the month of August. यहाँ पे बात हो रही है क्या? Rate of progress की. Rate of progress. Rate of progress का मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो किस अमाउंट से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ओवर टाइम. रेट ऑफ प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हो मॉनेटरी वाइज, तो इसका क्या मतलब होता है कि जिस स्पीड से आप पैसे अर्न कर रहे हो विद टाइम, दैट इज ग्रोइंग, जिस गति से. सो मान लो मेरी रेट ऑफ प्रोग्रेस है 1%, मान लो, इसका मतलब क्या है? सो लेट्स से माई रेट ऑफ प्रोग्रेस इज 1% पर डे. इसका क्या मतलब है कि मैं एवरी डे 1% काम फिनिश करती जा रही हूँ. ठीक है, मैं बोलूँ कि मेरी रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है 10% है, इसका मतलब क्या है? एवरी सिंगल डे आई एम फिनिशिंग 10% ऑफ द वर्क. ठीक है, सो अगर रेट ऑफ प्रोग्रेस जो होता है ग्राफ्स में, यूजुअली जो ग्राफ्स की स्लोप होती है, ठीक है, सो देयर इज वन थिंग, जो ग्राफ्स जैसे हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, जो रेट ऑफ प्रोग्रेस होती है, रेट ऑफ प्रोग्रेस या रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इज जनरली मेजर्ड बाय ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है? द स्लोप. स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप इज नथिंग बट, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है. ये जितना बड़ा एंगल बना रही है उसका मतलब उतनी ज़्यादा इसकी स्लोप है, उतनी ज़्यादा इसकी रेट ऑफ ग्रोथ है. ठीक है, सो जैसे अगर इसकी मैं बात करूँ, ये वाली लाइन अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखूँ तो ये वाला एंगल इतना बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है. सो ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप बड़ी है, ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप छोटी है. छोटी स्लोप मतलब छोटा रेट ऑफ प्रोग्रेस, बड़ी स्लोप मतलब बड़ा रेट ऑफ प्रोग्रेस. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 1 अप्रैल से लेके हम लोग अगस्त तक चले गए, यहाँ पे सेम एंगल बन रहा है. चाहे किसी के लिए भी आप देख लो, इसके लिए किसी के लिए भी देख लो, बट ये वाली जो लाइन है जो अगस्त में शुरू होती है, इस लाइन की अगर मैं जब स्लोप देखती हूँ तो उसका एंगल बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा किस मंथ में है? किस मंथ में है? इन दी मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है. द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त. सो एक तो हमने इंटरप्रिटेशन देख ली स्लोप के हिसाब से. ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोग्रेस मतलब कि आपने एक महीने में कितना काम किया, रेट ऑफ प्रोग्रेस किस गति से आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने काम में. तो अगर मैं देखूं, अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं मान लो ये देखना चाहती हूँ कि मैं जुलाई से अगस्त में गई और मैंने कितना काम फिनिश किया. सो मान लो मैंने जुलाई में इतना काम फिनिश कर लिया था, अगस्त आते आते मैंने ये जो है दिस इज़ माई रेट ऑफ प्रोग्रेस, कि ये जो भी नंबर होगा वो मेरी रेट ऑफ प्रोग्रेस होगी एक महीने की. बट जब मैं यहाँ अगस्त से लेके जब सितंबर एंड तक तो मैं पहुँची भी नहीं हूँ, उससे पहले ही 100% काम हो चुका है.
सो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का काम जो है ऑलरेडी 15 ही दिनों में फिनिश कर दिया। जिस स्पीड से मैंने काम किया, जिस रेट से मैंने काम किया, वो सबसे हाई था। बाकी आप किसी भी महीने में देखो तो रेट ऑफ प्रोग्रेस क्या होगी, दिस स्मॉल अमाउंट, दिस स्मॉल अमाउंट, दिस स्मॉल अमाउंट, एंड सडनली इन द मंथ ऑफ अगस्त इट इज़ दिस लार्ज अमाउंट। ठीक है, कि आप जैसे मंथ आगे गए आपने कितना एक्चुअली प्रोग्रेस फिनिश किया। ठीक है, सो आप स्लोप से देख सकते हो कि ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है और ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है। एज लॉन्ग एज इट इज़ द सेम लाइन, स्लोप सेम है। जैसे ही लाइन थोड़ी सी अलग हो गई, स्लोप चेंज हो गया, उसका रेट ऑफ प्रोग्रेस बदल गया। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। ऑल राइट, मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट द थर्ड statement. The work was actually completed before the expected time. अच्छा देखो, अब यहाँ पे y एक्सिस है, y एक्सिस में हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वर्क। कोई भी काम है, हाउ मच इज द मैक्सिमम परसेंट ऑफ अ वर्क, कि मान लो मुझे 100 पेजेस लिखने हैं किताब के, सो व्हाट इज माय टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, 100 पेजेस। उसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि दैट इज माय 100% ऑफ वर्क, राइट। सो 100% ऑफ वर्क मतलब यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, 100% वर्क कर लिया, 100% पढ़ाई कर ली, 100% सीसेट की तैयारी हो गई। ठीक है, तो 100% मतलब ऑल टास्क फिनिश्ड। अब आप ये बताओ, द वर्क वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। 100% काम तक हम एक्चुअली में कब पहुँचे, सो एक्चुअल प्रोग्रेस वॉज दिस। सो जब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा ये 100% जो था ये कब था, ये था कब, जैसे हम लोग जुलाई के लिए प्रोग्रेस कितनी है वो ऐसे निकाल रहे थे, सिमिलरली अगर परसेंट वर्क के लिए कौन सा टाइम निकालना है तो वो भी सेम तरीके से, अगर 75% वर्क कब तक हुआ वो निकालना है तो 75% तक लाइन को लेके आओ और फिर ये जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस पे डालो। यहाँ पे क्या हुआ, अगस्त के बाद, सो समथिंग इन बिटवीन अगस्त एंड सितंबर। सो सिमिलरली मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि 100% काम जो है वो कब फिनिश हुआ, वो मैंने देखा समवेयर अराउंड मिड अगस्त में मेरा 100% काम फिनिश हो गया, मिड अगस्त में 100% काम फिनिश हो गया, राइट। और मैंने एक्सपेक्ट कब किया था, व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेड टाइम, माय एक्सपेक्टेड टाइम वाज, एक्सपेक्टेड टाइम के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन मुझे क्या बता रही है कि मैंने कब एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 100% काम फिनिश हो जाना चाहिए। सो 100% काम हमने देखा कि 100% काम हमने देखा, इट वॉज एक्सपेक्टेड एट दी बिगिनिंग ऑफ सितंबर। सो 1 सितंबर को हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा 100% काम हो जाना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड वॉज 1 सितंबर, बट हमने मिड अगस्त में ही एक्चुअली काम को ख़त्म कर दिया। सो दिस वॉज एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, दिस वॉज एक्चुअल प्रोग्रेस। तो द वर्क वॉज एक्चुअली completed बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, येस द वर्क वॉज completed इन मिड अगस्त वाइल इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी फिनिश्ड इन सितंबर। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ माइन इज ऑल्सो राइट। ओके, इफ आई लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं, what is the last statement? Last statement says during the period from 1st April to 1st September at no time was the actual progress more than the expected progress. तो इन्होंने हमें क्या बोला कि अगर आप 1 अप्रैल से 1 सितंबर का टाइम देखो, सो हमने देख लिया 1 अप्रैल से 1 सितंबर का टाइम देखो, देख लिया, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड है जिसकी बात हो रही है। एट नो टाइम, कोई भी ऐसा टाइम नहीं था व्हेन द एक्चुअल प्रोग्रेस वाज मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। क्या कोई भी ऐसा टाइम नहीं था जहाँ पे एक्चुअल प्रोग्रेस वाज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। सो चलो यहाँ पे एक्चुअल इज लेस, ये वाली लाइन के नीचे ही है। सो एज लॉन्ग एज ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के नीचे है, हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस कम है। बट अब आप जब देख रहे हो यहाँ पे ये मिड अगस्त के बाद मेरा ये वाला जो लाइन है ये ऊपर हो गया, ये वाली लाइन मेरी नीचे हो गई। सो ये मिड अगस्त से सितंबर वाला जो पीरियड है यहाँ पे मेरी जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो ज़्यादा थी दैन दी एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। सो मेरी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, ये स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। एंड सिंस हमें यही बताना था कि कौन सी ट्रू नहीं है, इसीलिए ये वाला जो है ये मेरा आंसर है, डी इज़ माई आंसर, दैट द स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू दिस ग्राफ। ठीक है, सो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, रेट ऑफ प्रोग्रेस इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द लाइन। अगर एंगल छोटा बना रही है तो स्लोप छोटा है, ये लाइन एंगल बड़ा बना रही है तो इसका स्लोप बड़ा है।
So this particular rate of progress in this particular region is higher than this, ठीक है। और हमें किस तरीके से 25% के कॉरस्पॉन्डिंग कब तक होगा, 50% के कॉरस्पॉन्डिंग कब तक होगा, 75 के कॉरस्पॉन्डिंग कब तक होगा, ये सब हमने स्टडी करना सीखा है, ठीक है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू questions related to line graphs. Now we will see multiple questions based on line graphs. Okay, all right, so I hope this is clear. Let's move on. Okay, but very important, just see कि x axis में क्या है और y axis में क्या है। This particular question was an independent question, इस पे बेस्ड मल्टीपल पार्ट्स नहीं थे। so हो सकता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो जिसके लिए आपको इतना एफर्ट करना पड़े। so kindly allot your time केयरफुली हो। इट इज़ यूजुअली एडवाइसेबल कि वो सारे क्वेश्चंस जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसके बारे में एक ही बार पढ़ के आप बार बार कर सकते हो, 2-3 पार्ट्स कर सकते हो, सो काइंडली डू दैट फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रॉब्लम। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन सीसैट 2018। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं 2018 से। ओके, consider this is again my line graph. Consider the following graph in which the birth rate and death rate of a country are given and answer the 2 items that follow. So इस question से related 2 questions हैं। Looking at the graph, it can be inferred that, okay, इस ग्राफ को थोड़ा सा इन्फर करना है। पहले ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या है, ईयर्स। सो 1970 से शुरू होकर 2010 तक के साल हैं, ठीक है। सो ये 10 साल हैं, फिर मतलब ईयर्स गिवन हैं। और वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, डेथ, बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000। सो हर 1000 लोगों में, फॉर एवरी 1000 पीपल, हाउ मेनी, what is the birth, what is the number of birth that are happening, what is the number of deaths that are happening. So that is my birth rate and death rate. उसका ओवर टाइम मुझे ग्राफ बनाया हुआ है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, बढ़ रहा है, उस तरीके से मेरे बर्थ रेट और डेथ रेट को क्या हो रहा है। ये जो सॉलिड लाइन है दिस इज़ माई बर्थ रेट और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज़ माई डेथ रेट, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। और अब ये ग्राफ है, इसके बारे में क्या पूछा है, लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 टू 2010। मुझे अब किस पीरियड के बारे में बात की है इन्होंने, 1990 से लेके 2010 तक, ठीक है। तो 1990 से लेके 2010 तक। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं 1990 से लेके 2010 तक। तो ये वाला जो है, इस पार्ट को मुझे ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या पूछा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर आपको बर्थ रेट और डेथ रेट के हिसाब से निकालनी है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो अगर जो लोग जन्म ले रहे हैं वो ज़्यादा हैं उनसे जो लोग मर रहे हैं, सो इसका मतलब क्या है, नेट आपकी पॉपुलेशन पॉजिटिव है। मतलब मान लो 100 बच्चों ने जन्म लिया और 50 लोग मर गए, तो नेट कितने लोग ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में, 50। सो दैट इज़ माई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो दिस इज़ माई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। सो जनरल ये सब आइडियाज़ आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि नोवेयर दे हैव रिटन कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सो 1990 से 2010 का पीरियड है, इसके बीच में मुझे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है या फिर स्टेबल रही है या फिर कोई ट्रेंड में नहीं बता सकती, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब मैं 1990 पे देखती हूँ तो दिस इज़ बर्थ रेट एंड दिस इज़ डेथ रेट। सो वन थिंग आई एम वेरी क्लियर कि अब देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट माई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। दिस इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। सो बर्थ रेट का नंबर ये होगा, डेथ रेट का नंबर ये होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, पहले तो मेरा जो ये डिफरेंस है ये धीरे धीरे से बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे से मेरा डिफरेंस बढ़ रहा है। ऑल्दो बर्थ रेट इज गोइंग डाउन एंड डेथ रेट इज गोइंग डाउन इवन स्टीपर।
अगर मैं 2000 तक की बात करूं तो बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है और डेथ रेट और भी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये मेरे को बता रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ी है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर क्या हुआ? सो इट हैज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड, ठीक है, ऑल्दो बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, बट ये जो डिफरेंस है जो कि मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ कि बढ़ रही है। बट 2000 के बाद मैं क्या देख रही हूँ, ये मोर और लेस स्टेबल हो गई है, इट हैज़ रिमेन्ड स्टेबल। सो ये जो डिफरेंस है ये स्टेबल हो गया है, ठीक है। सो मेरा ये जो 1990 से 2010 का पीरियड है इसमें मैंने थोड़ा सा इंक्रीज भी देख लिया और थोड़ा स्टेबिलिटी भी देख लिया। सो नाइदर इट हैज़ कम्प्लीटली इंक्रीज्ड, नाइदर इट हैज़ डिक्रीज्ड, नाइदर इट हैज़ कम्प्लीटली रिमेन्ड स्टेबल, ठीक है। सो मेरे पास दो ट्रेंड्स के मिक्सचर हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, ठीक है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड, ठीक है। सो ये हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ कैसे सकती है, ठीक है। सो मान लो पहले हर 1000 लोगों पे 100 बच्चे पैदा हो रहे थे और मर कितने लोग रहे थे? 90। तो नेट एडिशन कितने लोगों का हुआ? 10 का। फिर क्या हुआ? 90 लोग पैदा हो रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं वो हैं 70, ठीक है। तो नेट एडिशन कितना हुआ? 20 लोगों का। सो ऐसे आपकी पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, ठीक है। सो द डिफरेंस इज व्हाट मैटर्स हियर एंड वी कैन नॉट सी अ क्लियर कट ट्रेंड। अगर 2000 से 2010 के बीच में पूछते तो वी कुड हैव सेड कि दिस इज मोर और लेस स्टेबल, ठीक है। सो वी हैव नॉट सीन अ particular trend in this particular question, okay. I hope you can do this problem now and इसी का जो दूसरा पार्ट है वो एक बारी देखते हैं, ठीक है। okay, all right. So okay, with reference to the above graph consider the following statement considering 1970 as the base year. base year जैसे कि जब हम GDP के बारे में पढ़ते हैं, base year मतलब वो ईयर जिसके रेफरेंस में सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बार अगर आप क्लास में 100 मार्क्स ले आए किसी सब्जेक्ट में तो अब आपके मम्मी पापा जो हैं आपको यही नंबर से रेफ़र कर करके जो है सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे, तो ये आपका एक बेस ईयर बन जाता है। या फिर आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, लेट्स से वो क्लास में फर्स्ट आ गए, तो वो अब आपका बेस बन गया। और एवरीथिंग नाउ योर पेरेंट्स विल कंपेयर कि वो तो फर्स्ट आए थे, आप कहाँ हो, वो तो सेकंड आए थे, आप कहाँ हो। सो दैट इज़ लाइक द बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जिसके रेफरेंस में सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा। सो 1970 जो है, 1970 हमारा बेस ईयर है, ठीक है, स्टार्टिंग ईयर है। चलो अब 1970 को बेस ईयर लेना है। अब उसके हिसाब से पूछा क्या है, ओके, पॉपुलेशन हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स, ठीक है। क्या पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है आफ्टर 35 ईयर्स? सो यहाँ से पॉपुलेशन है स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स। सो 1970 में मैं जब 35 ऐड करती हूँ तो कितने ईयर्स बनते हैं मेरे पास? सो 2005, राइट। सो 2005, सो इन्होंने क्या कहा कि ये जो 1970 बेस ईयर था, यहाँ से 2005 के बाद मेरी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो गई है। सो मुझे एक्चुअली पूछा क्या गया है कि ये जो 35 ईयर्स है इसके बाद का जो टाइम है क्या उसमें मेरी पॉपुलेशन स्टेबल है। पॉपुलेशन स्टेबल का मतलब मान लो मेरी पॉपुलेशन में 100 लोग हैं तो वो जो लोग हैं हमेशा हर साल 100 यही है, ठीक है। सो इसका मतलब होगा पॉपुलेशन का स्टेबलाइज होना, पॉपुलेशन को स्टेबल होना, ठीक है। बट क्या कैन आई सी दिस? सो मुझे काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए, उसके हिसाब से मुझे क्या बताना होगा, विच ऑफ द अबव आर दी मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल स्टेटमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम दी अबव ग्राफ। सो ये ग्राफ को देख के ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यू थिंक इज लॉजिकल इनफ विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस ग्राफ, जो इस ग्राफ से आप समझ सकते हो, ठीक है। सो पहली जो स्टेटमेंट हम जिसको ऑलरेडी एनालाइज कर रहे हैं विच इज़ पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स। अब मैं जब 35 ईयर्स के बाद ये सारा चीज़ें देखती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, मेरा बर्थ रेट फिक्स हो गया ऑलमोस्ट और डेथ रेट भी फिक्स हो गया है। सो मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ in the previous question also I was seeing that population growth is nothing but the difference between birth rate and death rate, right?
इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। फिर हमने क्या देखा, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स हो गया है, इसका मतलब क्या है, मान लो दिस बर्थ रेट इज नथिंग बट मान लो दिस इज 15 एंड लेट्स से दिस इज 5, सो 15 माइनस 5 इज व्हाट 10। सो मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 10% हो गई है। ग्रोथ रेट 10% होने का मतलब क्या है कि हर साल मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मेरी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। सो जैसे मान लो पहले साल में मेरी पॉपुलेशन थी 100, अब इसमें 10% अगर पॉपुलेशन ग्रो करी है तो मेरी अब नई पॉपुलेशन कितनी होगी 110। अब उस पर 10% ऑफ 110 इज व्हाट 11। सो अब मेरी जो नई पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई 110 प्लस 11 विच इज़ व्हाट 121। सो मेरी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन स्टेबल नहीं हुई है, मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हुई है। मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ फिक्स हो गई है बट पॉपुलेशन स्टेबल नहीं हुई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। सो जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0 होती है देन योर पॉपुलेशन बिकम स्टेबल। अगर ऐसा होता कि ये जो बर्थ रेट वाली लाइन है और ये जो डेथ रेट वाली लाइन है ये दोनों आपस में समा जाते तो मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ 0 होती तो मेरी पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो जाती। सो यहाँ पे मेरी पॉपुलेशन हैज़ नॉट स्टेबल्ड, माई पॉपुलेशन ग्रोथ है स्टेबल। सो जहाँ जहाँ पे भी 1 है वो मेरा ऑप्शन कट हो गया। सो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। सो अब आप देखो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट, सेकेंड आई नो इज़ राइट, सो सेकेंड डेफिनेटली हैज़ टू बी राइट। So now which is the answer? My answer is D. I don't even need to check anything else, right? Because I already know that second is definitely true. और पहले दोनों को मैं eliminate कर चुकी हूँ. So मेरे पास the best appropriate option is second. Option D, right? So मेरा आंसर तो actually यहाँ पे भी आ ही गया है, but मैं क्या करती हूँ, आखिरी 2 स्टेटमेंट्स को भी समझ लेते हैं ताकि हम ग्राफ्स को और अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, ठीक है। So, but in your exam, you should definitely keep checking your options so that there is no need for doing extra if you can manage with less, right? So, although our question is done now, but let's just for the sake of completion and understanding the line graph in a better way, let's read the rest of the statements. What is my third statement? My third statement is death rate has fallen by 10% in the first 10 years. So पहले 10 साल, बेस ईयर है 1970, okay 1970, my base year is 1970, okay my base year is 1970 and उसके हिसाब से my question is डेथ रेट हैज़ फॉलन बाई 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। पहले 10 ईयर्स क्या है 1970 से लेके 1980 तक, तो पहले 10 साल में मेरा जो डेथ रेट है, डेथ रेट इज डॉटेड लाइन, सो इट इज़ दिस टू लेट्स से दिस, राइट। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे जो है 25 है, सो 25 एंड 20। सो पहले डेथ रेट 25 था एंड 1980 में 20 हो गया, ठीक है। सो अब हमें बोला है कि इट फॉल्स बाय 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। सो 10% ऑफ 25 कितना होगा 2.5। सो 2.5 अगर आप रिड्यूस कर लो तो इट इज़ क्लोज टू समथिंग 22.5 समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट 20। सो आप ये कह सकते हो कि 5% हो गया है बट 10% जो है नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। My death rate has fallen by 5%. 10%. No. My death rate has fallen 20% actually. Yeah. So my death rate has actually fallen 20% in the first 10 years and not 10%. क्योंकि 10% जो है वो सिर्फ 2.5 डिक्रीज होगा, बट एक्चुअली ये 5 डिक्रीज हो रहा है। सो माई डेथ रेट हैज़ फॉलन बाय 20%. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट राइट। उसके बाद व्हाट इज़ माई फोर्थ स्टेटमेंट, बर्थ रेट हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स। सो ये लाइन जो है मेरी बर्थ रेट ही है, 35 ईयर्स के बाद वाला टाइम ये है, इसके बाद मैं देखती हूँ येस माई बर्थ रेट हैज़ स्टेबलाइज्ड, बर्थ रेट जो है मोर और लेस स्टेबल हो गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। So fourth is correct and second is correct and hence my answer is option D. Okay, so option D is my answer.
ऑल राइट, सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट नाउ. सो इस तरीके से हमको ग्राफ सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. अब बेसिक जनरल अप्रोच आपको पता होनी चाहिए. अब बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि ग्रोथ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होता है. सो एक जनरल कॉमन सेंस वुड बी एक्सपेक्टेड while analyzing these questions. Okay, all right, so let's do another problem. This was again asked in CSAT 2018. That paper was full of data, data interpretation problems. All right, so let's look at this. Consider the following figures marked A and B. So this is figure A and this is figure B. ये दो figures हैं. Okay, the manufacturing cost and projected sales for a product are shown in figure A and B respectively. So यहाँ पे क्या हो रहा है, figure A में manufacturing cost आपको दी हुई है, manufacturing cost. So कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप मैन्युफैक्चर अगर कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है. एंड ये जो बी फिगर है दैट गिव्स अस व्हाट, प्रोजेक्टेड सेल्स रिलेटेड ग्राफ है, ठीक है, सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट. सो ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने में, सेल्स प्रोडक्ट को सेल करने में, ठीक है. ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड अ लॉस, ठीक है. सो आप देखो यूजुअली क्या होता है, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हो आपको कुछ कॉस्ट लगती है. मान लो अगर 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं तो 1 लाख रुपए खर्च हो गए. अब वो 1000 प्रोडक्ट अगर आप सेल करोगे तो लेट्स से 2 लाख आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है. बट कई बार क्या होता है कि आप वो 1000 यूनिट सेल करने पे 50,000 ही मिला, तो आप एक्चुअली लॉस इनकर कर रहे हो. तो फिर क्या होता है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो ताकि एक्चुअल में एंड में जो आपकी सेल्स है उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए. तो इन्होंने पूछा है कि हम व्हाट इज़ द मिनिमम, हम कम से कम कितने पीसेस बनाएं ताकि हम लोग लॉस को अवॉइड कर सके. लॉस, हमको कोई घाटा ना हो कि भाई जो प्रोडक्ट बनाने में हम जितना खर्चा करें, कम से कम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेच के हमें उतना पैसा तो रिकवर हो जाए, ठीक है. सो आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, और जो आपकी सेल्स है कम से कम वो तो इक्वल हो जाए. सेल्स से जो पैसा आ रहा है और कॉस्ट जितनी लग रही है बनाने में कम से कम वो तो इक्वल हो जाए. सो वो कौन सा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है दैट इज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. एक तरीके से ये आप समझ सकते हो, ठीक है. सो अब इसको जो है हम लोग कैसे समझेंगे. ऑल राइट, सो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है. ये ग्राफ जो है हमें क्या बता रहा है कि हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है. सबसे पहले तो ये पढ़ना है, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड, कि कितने पीसेस जो हैं आपने बनाए हैं. सो यहाँ पे 1000, 2000, 3000. सिमिलरली फिगर बी में भी क्या है, नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, आपने कितने पीसेस सेल कर दिए, 1000, 2000, 3000, ठीक है. और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लाख. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1000 पीसेस बनाओगे तो आपकी जो कॉस्ट है बनाने की उनको कितनी आएगी, यहाँ पे आ गई 6 लाख. अगर 2000 प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 7 लाख टोटल. अगर 3000 प्रोडक्ट बना रहे हो तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 8 लाख. अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे, ज़ीरो बना रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है. तो जब मैं 0 बना रही हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, 5. इसका क्या मतलब है कि मैं अगर मेरा प्लांट बंद भी कर दूँ, मैं कुछ प्रोड्यूस भी ना करूँ, तो भी मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं. अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है. भाई मशीनरी, फैक्ट्री, इसको सेटअप करने के लिए बहुत सारी मशीन चाहिए, राइट, जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि बड़े बड़े प्लांट्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बड़ी बड़ी मशीन्स बाय करनी पड़ेगी. तो चाहे आप प्रोड्यूस मत करो, आपने तो वो प्रोक्योर करने के लिए पैसे दे दिए ना, तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई कि चाहे आप 1 प्रोड्यूस करो, चाहे 1 लाख प्रोड्यूस करो, वो, और चाहे 1 भी प्रोड्यूस मत करो, वो जो है आपकी कॉस्ट लग चुकी है, ठीक है. सो दिस इज़ माई कॉस्ट. सो मैं देख रही हूँ कि अगर 1000 प्रोडक्ट्स मैं बना रही हूँ तो मेरी कॉस्ट है 6 लाख. अगर 2000 बना रही हूँ
तो मेरी कॉस्ट है 7 लाख, और 3000 अगर बना रही हूँ तो मेरी कॉस्ट है 8 लाख। सो दिस इज माई कॉस्ट, ठीक है। ओके, ये तो हो गया कॉस्ट। अब सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, सेल्स के बारे में अगर मैं देखूँ कि क्या कह रहे हैं कि एक्स एक्सेस में है कि आप कितने पीसेस सेल कर रहे हैं, और वाई एक्सेस में क्या है, सेलिंग प्राइस पर पीस। सो जैसे जैसे आप ज़्यादा पीसेस सेल कर रहे हो, आप जिस प्राइस पे एक पीस को सेल कर रहे हो वो जो है कम होता जा रहा है। जैसे आप दुकानदार से भी अगर आप एक चीज़ खरीदते हो, एक पीस कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपको महंगा देता है, बोलता है कि 500 रुपये का है, बट आप बोलो कि भैया मैं तो 10 खरीद रही हूँ, मुझे डिस्काउंट चाहिए, पैसा दो थोड़ा सा, तो वो रेट कम कर देते हैं। सेम केस इज गोइंग हियर। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड इंक्रीज हो रहे हैं, हर एक पीस सेलिंग प्राइस पर पीस जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। सो मैं 1000 अगर पीसेस सेल कर रही हूँ, सो दिस इज सेल, अगर 1000 पीसेस सेल कर रही हूँ तो मैं कितने रुपीज़ में एक प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, 400 रुपीज़ में। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बना, मैंने 1000 प्रोडक्ट सेल किए कितने रुपीज़ में, एक प्रोडक्ट 400 रुपये में, तो मेरी जो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 400 इंटू 1000 विच इज़ नथिंग बट 4 लाख। सो दिस वॉज 6 लाख, दिस वॉज 7 लाख एंड दिस वॉज 8 लाख, ठीक है। यहाँ पे 4 लाख, अब 2000 अगर किया तो क्या हुआ यहाँ पे 350। सो 350 इंटू 2000 विल टेल मी व्हाट इज माई रेवेन्यू। सो माई रेवेन्यू हियर इज 7 लाख। सो अब आप ये देखो, जब आप 2000 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और 2000 ही बना रहे हो, तो 7 लाख का खर्चा हो रहा है और 7 लाख की सेल हो रही है, तो नेट आपका प्रॉफिट कितना है, 0। सो कम से कम आप 2000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करोगे तो आप जो है, आपको कोई लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1000 यूनिट ही सेल कर पा रहे हो तो क्या हो रहा है, 6 लाख का खर्चा हो रहा है और सिर्फ 4 लाख की आमदनी हो रही है। वो बोलते ना आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, तो वो वाली बात हो गई कि अगर कॉस्ट तो 6 लाख हो रही है और इनकम 4 लाख है, तो आप लॉस में हो। और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या, 3000 पीसेस 300 रुपये में बिक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 लाख मेरा रेवेन्यू हो गया। सो मेरी आमदनी हो गई 9 लाख और मेरा खर्चा कितना हो गया, 8 लाख। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कितने आया, 1 लाख। लेकिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी सोल्ड, दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड अ लॉस। सो आपको कम से कम 2000 पीसेस मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे ताकि आपको 0 लॉस हो, ठीक है। सो द आंसर हियर इज ए, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू ग्राफ। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी थी, टोटल लाइक मिला के 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख। यहाँ पे हर एक पीस का प्राइस जो है वो दिया हुआ था। सो यहाँ प्राइस और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आपको निकालना था। 100 पेंसिल अगर आप खरीद रहे हो 5 रुपये में, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 500, राइट, इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर एंड आई होप you were able to interpret it, and we will look at some more concepts like pie chart and look at tables also in our next lecture on data interpretation. Till then, take care and have a good day. Thank you so much.